रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में मॉडल का जो वुड का प्रयोग है उसका हम यहाँ पर एडवांस प्रयोग बताते हैं और उस स्थिति में विल और वुड में क्या अंतर है इस चीज को भी समझेंगे। पहला चीज कि विल का प्रयोग क्रिया के अंत में गागेगी लगा हुआ रहेगा और फ्यूचर में कार्य करने का बोध कराएगा। फ्यूचर में कार्य शुरू करेगा, फ्यूचर में कार्य को शुरू करेगा, ये ध्यान रखना है, शुरू करेगा। फ्यूचर में मतलब फ्यूचर का भाव इसका होना चाहिए। जैसे ही विल स्टार्ट ए बिजनेस, वह एक बिजनेस शुरू करेगा मतलब भविष्य में करेगा। आई विल डांस विथ यू, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा, भविष्य में करूंगा। दे विल रिटर्न सून, वे लोग तुरंत लौटेंगे, कब? भविष्य में, भविष्य का भाव है। तो इसका मतलब हुआ कि विल का प्रयोग क्रिया के अंत में गागेगी लेकिन फ्यूचर में कार्य शुरू, फ्यूचर भाव, फ्यूचर सेंस होना चाहिए। अब वुड का प्रयोग में देखिए, क्रिया के अंत में गागेगी है लेकिन उसका अर्थ प्रेजेंट में होगा तथा पास्ट में, प्रेजेंट में तथा पास्ट में। अब जैसे कहेगा कि आई वुड लाइक टू डांस विथ यू, मैं आपके साथ डांस करना चाहूंगा, कब? अभी, वर्तमान में। तो जहां पर वर्तमान भाव हो गागेगी के अर्थ में तो वहां पर वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, मैं कप चाय पीना चाहूंगा, कब? अभी, वर्तमान में। अब मान लीजिए कि कोई कहे कि धोनी जो है इस समय खेल रहा होगा, इस समय खेल रहा होगा, संभावना है, तो कहेंगे धोनी वुड बी प्लेइंग दिस टाइम, धोनी इस समय खेल रहा होगा, मतलब ये वर्तमान की बात है। राम वुड बी टीचिंग दिस टाइम, राम इस समय पढ़ा रहा होगा। ही वुड बी गोइंग देयर, वह वहां जा रहा होगा। तो भाव कहाँ है कि कार्य जो है सो वर्तमान में बता रहा है कि जारी है। तो यहां पर वुड बी प्लेइंग का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी व्यक्त करता है, ये ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। आप वुड बी के साथ अब थोड़ा बात को देखें। ही विल बी प्लेइंग और ही वुड बी प्लेइंग में क्या अंतर है? ही विल बी प्लेइंग, वह खेलता रहेगा। ही विल बी प्लेइंग, खेलता रहेगा भविष्य में, भविष्य में। ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ाता रहेगा, कब? भविष्य में, आने वाले भविष्य में। लेकिन ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा वर्तमान में। ही वुड बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा वर्तमान में। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखिए, वुड हैव प्लस V3 और विल हैव प्लस V3 में क्या अंतर है, यहां पर देखेंगे। वुड हैव प्लस V3 और विल हैव प्लस V3। जैसे ही वुड हैव लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख लिया होगा, मतलब किसी कार्य को पूरा कर दिया होगा, पास्ट है। ही वुड हैव रिटर्न्ड, वह लौट गया होगा, मतलब पास्ट की बात कह रहा है कि कार्य पूरा कर लिया होगा। यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख लिए होगे, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो जहां पर पास्ट की बात हो रही है किसी कार्य के समाप्त होने की, किसी कार्य के पास्ट में समाप्त होने की बात हो रही है, तो उसमें वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब रहता ही विल हैव लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख चुकेगा। अगर यहां पर हम लिखते हैं ही विल हैव लर्नड इंग्लिश,
यहां अर्थ हो जाएगा सीख चुकेगा। कब सीख चुकेगा? भविष्य में। जैसे ही विल हैव लर्नड इंग्लिश सिंस 2020, मतलब सॉरी टिल 2020, मतलब 2020 तक, 2020 तक वह अंग्रेजी सीख चुकेगा। तो 2020 समाप्त होने में भी समय है, मतलब किसी कार्य को भविष्य में पूरा करेगा। अब वुड हैव में क्या हुआ? पास्ट में कोई काम कर लिया होगा। ही वुड हैव कम, वह आ चुका होगा, आ चुका होगा। ही विल हैव कम, वह आ चुकेगा, अभी आया नहीं है, आ चुकेगा भविष्य में। तो ये जो डिफरेंस है इसको ध्यान रखना। अब इसे देखिए, तो विल हैव प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 में अंतर समझे। अब देखिए आई विल हैव टू गो दिल्ली, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, मतलब मुझे दिल्ली जाना होगा। कब? भविष्य में, या जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब विल शैल का अर्थ आप समझे फ्यूचर सेंस होना चाहिए इसका। अब देखिए लकली राधाज मदर वाज नॉट एट होम, सौभाग्य था कि राधा की माँ वहां पर घर पर नहीं थी। और एल्स, नहीं तो आई वुड हैव टू टीच हर डॉटर, मुझे उनकी बेटी को पढ़ाना होता या पढ़ाना पड़ता। अंतर देखें, जाना होगा या जाना पड़ेगा, विल हैव टू या शैल हैव टू प्लस V1। अब कोई काम करना होता या कोई काम करना पड़ता तो वुड हैव टू। यू वुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना होता या जाना पड़ता। आई वुड हैव टू हेल्प देम, मुझे उन लोगों को मदद करना होता या करना पड़ता, लेकिन किया नहीं। अंतर देख रहे हैं। तो पहला आई वुड हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता या जाना होता। यू वुड हैव टू स्टे देयर, तुम्हें वहां ठहरना होता या ठहरना पड़ता, लेकिन ठहरना नहीं पड़ा। इसका भाव ये हुआ। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका हिंदी देखिए, 3 हिंदी में आता है। कोई काम करना पड़ा होता, कोई काम करना पड़ा होता लेकिन नहीं किया, कोई काम करना पड़ जाता या कोई काम करना पड़ा होगा, कोई काम करना पड़ा होगा। 3 अर्थ में इसका प्रयोग करना होगा, देखिएगा। अब जैसे स्ट्रक्चर है वुड हैव हैड टू प्लस V1, कोई काम करना पड़ा होता, कोई काम करना पड़ जाता, एक ही बात है। और एक और हिंदी होता है कोई काम करना पड़ा होगा, कोई काम करना पड़ा होगा। जैसे यू वुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ जाता या तुम्हें वहां जाना पड़ा होता, तुम्हें वहां जाना पड़ा होता। शी वुड हैव हैड टू हेल्प देम, उसे उन लोगों की मदद करना पड़ जाता या मदद करना पड़ा होता। आई एम लकी दैट आई मेट यू, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं तुमसे मिला, नहीं तो और एल्स आई वुड हैव हैड टू गो देयर एलोन, मुझे वहां अकेले जाना पड़ जाता या जाना पड़ा होता। तो पहला प्रयोग देख रहे हैं, वुड हैव हैड टू, कोई काम करना पड़ा होता या कोई काम करना पड़ जाता लेकिन पड़ा नहीं। एक और हिंदी है, कोई काम करना पड़ा होगा, कोई काम करना पड़ा होगा। जैसे जया वुड हैव हैड टू स्टे देयर, यहाँ पर यह आपका यह जो है फर्म डिटर्मिनेशन है, मतलब पूरा दृढ़ता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा है इस बात को। फर्म डिटर्मिनेशन मतलब पूरी दृढ़ता से। जया को वहां ठहरना पड़ा होगा, कोई काम करना पड़ा होगा। यू वुड हैव हैड टू हेल्प देम,
तुम्हें उन लोगों को मदद करना पड़ा होगा। She would have had to learn English, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा होगा, कोई काम करना पड़ा होगा, मतलब उसमें दृढ़ता ज्यादा है। तो इसमें हम दो स्ट्रक्चर और लेकर के आए हैं, दोनों में अंतर समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस में हैव हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो हम देख रहे थे सब्जेक्ट प्लस में हैव हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो में से संभावना व्यक्त होता है, तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जो संभावना है बहुत, मतलब किसी कार्य के होने की संभावना ज्यादा है, तो उसमें मे हैव हैड टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मे हैव हैड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, शायद उसे स्पोकन इंग्लिश सीखना पड़ा होगा, शायद, संभावना। राम में हैव हैड टू गो देयर, शायद राम को वहां जाना पड़ा होगा, शायद, मतलब संभावना है। माई फादर में हैव हैड टू हेल्प देम, शायद मेरे पिताजी को उन लोगों की मदद करनी पड़ी होगी, मतलब इसमें संभावना ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, शायद। लेकिन अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यह जो है सो लिस्ट पॉसिबिलिटी है, सबसे कम संभावना। अब जैसे देखिए, राहुल माइट हैव हैड टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, शायद ही राहुल को इस प्रकार का काम करना पड़ा होगा, मतलब न के बराबर, मतलब यह लिस्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब जैसे देखिए, दोनों में अंतर क्या है। ही में हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, शायद उसे स्पोकन इंग्लिश सीखना पड़ा होगा, शायद, जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर इस पर बनाते हैं तो ही माइट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, शायद ही उसे स्पोकन इंग्लिश सीखना पड़ा होगा, मतलब न के बराबर। दोनों में अंतर देखें तो तीनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर हुआ। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यह फर्म डिटर्मिनेशन है, मतलब कोई संभावना नहीं, मतलब पूरा स्ट्रांगली जो है सो अपनी बात को रखता है। लेकिन सब्जेक्ट प्लस में हैव हैड टू प्लस V1 से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना किसी कार्य के होने की ज्यादा है। और माइट हैव हैड टू प्लस V1 से किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी या संभावना बहुत कम है, न के बराबर। तो तीनों में अंतर आपने देखा। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब भूतकाल की कभी कभी किसी कार्य को करने की आदत, भूतकाल में कोई कार्य करने की आदत जो वर्तमान में नहीं है, तो वह आदत कभी कभी था, रेगुलर नहीं था, कभी कभी। तो उसमें प्रयोग करेंगे राहुल वुड टीच अस, राहुल हम लोगों को पढ़ाया करते थे, भूतकाल में कभी कभी पढ़ाया करते थे। ही वुड टेक टी, वह चाय पिया करता था, मतलब कभी कभी पीता था, उसको रेगुलर पीने की आदत नहीं थी। माई फादर वुड गो देयर, मेरे पिताजी वहां जाया करते थे, कभी कभी जाते थे, अब तो जाते नहीं। लेकिन अगर इसी को हमको रेगुलर आदत के रूप में बताना हो, मतलब हमेशा कोई काम किया करते थे, तो वुड के जगह पर यूज्ड टू का प्रयोग करें। तो यूज टू से क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर देखिए। राहुल वुड टीच अस, राहुल हम लोग को पढ़ाया करते थे भूतकाल में कभी कभी, लेकिन यहां पर यदि यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू, तो इसका मतलब राहुल हम लोगों को पढ़ाया करते थे हमेशा,
रेगुलर पढ़ाया करते थे। अब दोनों में एक और अंतर देखें। राहुल वुड ड्रिंक वाइन, राहुल शराब पिया करता था भूतकाल में, कभी 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 कभी। लेकिन राहुल यूज टू ड्रिंक वाइन, मतलब राहुल शराब पिया करता था भूतकाल में, रेगुलरली हमेशा हमेशा पिया करता था। यही दोनों में अंतर है। अगला प्रयोग देखिए। वुड यू माइंड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, मतलब फ्यूचर वाक्य है और उस फ्यूचर वाक्य से यदि रिक्वेस्ट व्यक्त करना हो, फ्यूचर वाक्य से यदि रिक्वेस्ट व्यक्त करना हो तो आप जो है वुड यू माइंड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, ऐसे मॉडल में इसको पढ़ाया है। जैसे वुड यू माइंड टीचिंग अस, माइंड के बाद V4 आना चाहिए। वुड यू माइंड टीचिंग अस, क्या आप कृपया हम लोगों को पढ़ाएंगे, या क्या आप हम लोगों को पढ़ाने की कृपा करेंगे, रिक्वेस्ट है। तो यदि फ्यूचर वाक्य से रिक्वेस्ट हो तो उसको और कितने तरह से बना सकते हैं, उसको ध्यान देंगे। आप बना सकते हैं वुड यू माइंड इफ, तो वुड यू माइंड के बाद जो इफ वाला वाक्य हुआ वो सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। वुड यू माइंड प्लस इफ प्लस सिंपल पास्ट, इस स्ट्रक्चर से भी इस वाक्य को बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड इफ यू टॉट अस। ठीक है। अगला तरह से वुड यू माइंड के जगह पर प्लीज लिखिए, तो वुड यू प्लीज टीच अस, या वुड की जगह पर विल भी लिख सकते हैं, विल यू प्लीज टीच अस। फ्यूचर वाक्य से रिक्वेस्ट कितने तरह से बताया जा रहा है इसको ध्यान रखेंगे। या डू यू माइंड, देखिए वुड यू माइंड की जगह पर आ गया डू यू माइंड टीचिंग अस, ऐसे ही बना सकते हैं डू यू माइंड टीचिंग अस, ऐसे ही बना सकते हैं। या दो तरह का बात इसमें भी देखिए, वुड यू माइंड प्लस V4, तो वुड यू माइंड टीचिंग अस, या वुड यू माइंड प्लस इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। जब डू यू माइंड का प्रयोग, वुड यू माइंड का प्रयोग किए थे, ध्यान देंगे, वुड यू माइंड का प्रयोग किए थे तो इफ वाला वाक्य सिंपल पास्ट, लेकिन डू यू माइंड के साथ इफ वाला वाक्य लाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में। तो कैसे बना सकते हैं, डू यू माइंड इफ यू टीच अस, डू यू माइंड इफ यू टीच अस। लेकिन वुड यू माइंड से था वुड यू माइंड इफ यू टॉट अस। क्या स्ट्रक्चर हुआ, वुड यू माइंड प्लस इफ प्लस सिंपल पास्ट, डू यू माइंड प्लस इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें आपका दो स्ट्रक्चर है, डू यू माइंड प्लस इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, या डू यू माइंड प्लस V4, ऐसे भी बना सकते हैं। तो डू यू माइंड इफ यू टीच अस, या डू यू माइंड टीचिंग अस। अब यह हुआ फ्यूचर वाक्य से जब रिक्वेस्ट व्यक्त करना हो तो आप निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रयोग है वुड यू लाइक। वुड यू लाइक के बाद या तो इन्फिनेटिव के रूप में आएगा, इन्फिनेटिव आएगा 2 प्लस V1, नाउन भी आ सकता है। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहां करते हैं आप वाक्य से समझेंगे। वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। इसका मतलब शिष्टाचार सहित ऑफर करना, शिष्टाचार सहित कोई बात कहना। अब कोई नाउन भी आ सकता है, तो वुड यू लाइक कर्ड,
क्या आप दही पसंद करेंगे? वुड यू लाइक पेप्सी, क्या आप पेप्सी पसंद करेंगे? तो वुड यू लाइक के साथ दोनों चीज वर्ब आएगा तो टू प्लस V1 या नाउन भी आ सकता है। वुड यू लाइक टू स्टे हियर, क्या आप यहाँ ठहरना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे? वुड यू लाइक कर्ड और मिल्क, क्या आप दही या दूध पसंद करेंगे? नाउन भी आ सकता है। वुड यू लाइक चिकन चिली, क्या आप चिकन चिली पसंद करेंगे? अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्रेफर प्लस V4 प्लस 2 प्लस V4। इसका मतलब कोई काम करना पसंद करूंगा। तो जैसे आई वुड प्रेफर डाइंग टू बेगिंग, तो देखिए वुड प्रेफर मतलब पसंद करना हो गया, इसके साथ जो 2 आ रहा है V4 प्लस 2 प्लस V4, तो इस 2 का मतलब हुआ की अपेक्षा या से। तो क्या हुआ, आई वुड प्रेफर डाइंग टू बेगिंग, मतलब मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। अब इस वाक्य को ऐसे ही बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्रेफर प्लस 2 प्लस V1। अब V4 को चेंज करके क्या किए 2 प्लस V1, तो 2 प्लस V1 लाइएगा तो की अपेक्षा की अंग्रेजी में रादर देन का प्रयोग करेंगे। 2 कब लाते थे, V4 आता था तब 2 प्लस V4, लेकिन प्रेफर के बाद यदि 2 प्लस V1 आ रहा है तब रादर देन का प्रयोग करेंगे की अपेक्षा के अर्थ में प्लस V1। तो दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान दें, पहला हुआ सब्जेक्ट प्लस वुड प्रेफर प्लस V4 प्लस 2 प्लस V4, तो इस पर बनाए आई वुड प्रेफर डाइंग टू बेगिंग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। अब इस स्ट्रक्चर पर बनाइए सब्जेक्ट प्लस वुड प्रेफर, तो आई वुड प्रेफर प्लस 2 प्लस V1 टू डाई प्लस रादर देन, तो रादर देन प्लस V1 बेग, एक ही बात हुई। इसको एक तरह से और बनाए, प्रेफर के जगह पर सुनर ला दीजिए, सुनर के बाद V1 आ जाएगा, उसके बाद की अपेक्षा के अंग्रेजी में देन का प्रयोग करेंगे और फिर V1। तो स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस वुड सुनर प्लस V1 प्लस देन की अपेक्षा के अर्थ में देन, क्योंकि यह कंपैरेटिव डिग्री है सुनर, प्लस V1। तो इस वाक्य को इससे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वुड सूनर डाई देन बेग, ऐसे भी इस वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस वाक्य पर एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहेगा मैं टहलने की अपेक्षा दौड़ना पसंद करूंगा। तो क्या बनाएंगे, पहला स्ट्रक्चर से इसको फिर से बनाइए, आई वुड प्रेफर
आई वुड प्रेफर, मैं पसंद करूंगा। क्या पसंद किया? दौड़ना। तो जो कार्य पसंद किया वो पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई वुड प्रेफर दौड़ना, रनिंग, टू वॉकिंग, टहलने की अपेक्षा। तो आपका पहला स्ट्रक्चर आया सब्जेक्ट प्लस वुड प्रेफर प्लस V4। देखिए V4 रनिंग हो गया, प्लस टू आया, प्लस V4। अब इसको दूसरा तरह से भी बनाए। आपका स्ट्रक्चर है वुड प्रेफर प्लस टू प्लस V1, तो क्या हो जाएगा? प्रेफर टू रन। तब की अपेक्षा के अंग्रेजी में क्या आ जाएगा? जब पहले 2 प्लस V1 आ गया तो रादर देन, रादर देन के बाद V1, रन रादर देन V1 आएगा तो वॉक। ऐसे ही बना सकते हैं। एक और बताए हैं सूनर प्लस V1 प्लस देन प्लस V1, तो इस पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेफर के जगह पर हो गया आपका सूनर, कंपैरेटिव डिग्री हो गया सून का कंपैरेटिव डिग्री सूनर, तो आई वुड सूनर, सूनर के बाद V1, ध्यान देंगे सूनर के बाद V1, सूनर रन V1। अब उसके बाद है आपका देन, देन प्लस V1, देन वॉक। तो मैं टहलने की अपेक्षा दौड़ना पसंद करूंगा। इस तरह से आपने वाक्य को देखा कि हम कैसे इसको बनाए। इसका डिटेल आपको और जो है सो मॉडल में आपको पढ़ा चुके हैं, उसको देख लेंगे। अगला आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी और वुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो आपको बताए थे कि विल का प्रयोग जो है सो विल या शैल का प्रयोग फ्यूचर सेंस को दर्शाता है, और वुड का प्रयोग जो है सो प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट का या पास्ट का भाव दर्शाता है। तो अब दोनों में अंतर देखें, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं उसमें अंतर देखें। ही विल बी बिजी टुमारो, वह कल व्यस्त रहेगा। कब व्यस्त रहेगा? कल, आने वाला समय, मतलब भविष्य में, भविष्य में व्यस्त रहेगा। भविष्य बता रहा है टुमारो, भविष्य में व्यस्त रहेगा, भविष्य में। तो हमेशा यह विल या शैल का प्रयोग भविष्य काल के लिए गागेगी के अर्थ में बताता है कि कोई काम भविष्य में होगा। अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वुड बी बिजी दिस टाइम, अब देखिए वुड बी बिजी दिस टाइम, वर्तमान बता रहा है कि वर्तमान में व्यस्त होगा, अभी वर्तमान में। इसका मतलब बता रहा है कि वर्तमान में व्यस्त होगा, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ही वुड बी टायर्ड, वह थक गया होगा, थका हुआ होगा, मतलब वर्तमान की बात बता रहा है। तो दोनों में आप अंतर देखें कि विल बी बिजी का मतलब हुआ कि व्यस्त रहेगा आने वाले समय में, तो इसका मतलब विल या शैल का प्रयोग जो होता है भविष्य का भाव बताता है, भविष्य के सेंस को दर्शाता है, जबकि वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के स्थिति को दर्शाता है।
अब कोई को किसी को कहना है कि वह 4 बजे आने के लिए बोला था, नहीं आया, तो ही वुड बी बिजी, वह व्यस्त होगा। अभी वर्तमान की बात बता रहा है, वह व्यस्त होगा इसलिए नहीं आया। तो दोनों में यह जो डिफरेंस है, इस चीज को समझना है। इस तरह से आपका जो वुड का जो प्रयोग था उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया और इसमें कुछ एडवांस यूज को मैंने दर्शाया है। आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, आप ध्यान से इसको देखेंगे। धन्यवाद।